हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 समाजशास्त्र का अध्याय 2 लेकर आए हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ठीक है, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें बताए गए एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड आपके काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, चैप्टर 2 के बारे में बताएंगे। इससे पहले जो हमारा चैप्टर 1 का वीडियो है, मैंने वीडियो बना दिया है, आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें बताए गए जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों को अभी से पढ़कर जाना है और तैयार करके जाना है। ठीक है, तो चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जनसांख्यिकीय का अर्थ होता है इंग्लिश में डेमोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए पूरा अध्याय को एक ही वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है चैप्टर के बारे में। ठीक है, कि कौन सा चैप्टर है, इसका अर्थ क्या होता है। जैसा कि चैप्टर का नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, यानी जनसांख्यिकी का अर्थ होता है डेमोग्राफी। यानी इसका अर्थ क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। डेमोग्राफी कहलाता है, इसे जनसांख्यिकीय का नाम भी क्या है, जनसांख्यिकी का नाम भी से भी जाने जाते हैं, यानी जो जनसांख्यिकीय है इसको जनसांख्यिकी के नाम से भी जाना जाता है। डेमोग्राफी शब्द जो है यूनानी भाषा से, ठीक है, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, कितने स्टूडेंट, दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेमोस, और एक आपका और हो जाएगा डेमोस, जिसका अर्थ होता है जन लोग, और एक आपका ग्राफीन। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, डेमोन और ग्राफीन हो जाएगा, यानी जिसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है वर्णन करना या मिलकर बनाना, जिसका आशय है लोगों का वर्णन करना। यानी मान लीजिए कि आप हमारे यूपी के हैं, यानी उत्तर प्रदेश के आप हैं। अब उत्तर प्रदेश का जो योगी आदित्यनाथ जी सीएम है, यानी चीफ मिनिस्टर, यानी सीएम है। ठीक है, ठीक है, सीएम है, आपको ये पता चल गया। अब क्या है, योगी जी हमारी उत्तर प्रदेश में कोई योजना लाना चाहते हैं। ठीक है, योजना के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो कैसे बताएंगे, वो कैसे पहचानेंगे, यानी पूरे सब में बराबर जाए, कोई भी भेदभाव ना रहे, ना ऊंच नीच, ना गरीब, ना अमीर, ठीक है, ना छोटा ना बड़ा। ठीक है, सभी कास्ट को सभी बराबर लाभ दिया जाए। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए यह संरचना किया जाएगा उस समाज में। मान लीजिए उसका क्या किया जाएगा, जनगणना किया जाएगा कि कितने लोग हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं, कितनी बूढ़ियाँ हैं। ठीक है, कितने मर्द हैं, कितने जवान हैं, यानी कितने यंग लोग हैं, कितने क्या हैं, जो लेडीज कितनी यंग हैं, और पुरुष कितने यंग हैं, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो मान लीजिए कि ठीक है, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ का, थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि 25 करोड़ का क्या है, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या है। ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ, अभी ज़्यादा होगी, 25 करोड़ जनसंख्या है। अब 25 करोड़ में एक जनगणना के लिए योगी आदित्यनाथ ने भेज दिया कि भैया सभी को बराबर लाभ मिलना चाहिए। आपको पता लगाना है कि कितने यंग लोग हैं, कितने क्या है पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं। तो मान लीजिए कि भैया पुरुष की संख्या यानी गणना करने गए तो पुरुष की संख्या निकल कर आती है 15 करोड़। ठीक है, 15 करोड़ पुरुष की संख्या। महिला की संख्या कितनी निकल के आती है भैया, महिला की संख्या बन है 10 करोड़। ठीक है, तो 15 10 तो इसी में हो गया। ठीक है, 10 करोड़ आपका इसी में आ जाता है। ठीक है, देखिए 3 3 6 1 7। ठीक है, देखिए 4 3 7, तो ये हो गया वो 7 15 करोड़ हो गया। मैं सही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका महिला। ठीक है, ये महिला का हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें अब हमें पता करना है कि बच्चों की संख्या कितने हैं और जो महिलाएं यानी बूढ़ी हैं उनको कितनी संख्या है। तो मान लीजिए कि भैया 15 करोड़ में से 10 करोड़ पुरुष हो जाते हैं, इसमें से 5 करोड़ जो हो जाएंगे आपके, 5 करोड़ क्या हो जाएंगे, 10 करोड़ आपके पुरुष और 5 करोड़ आपके कौन से हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से महिला में भी मैं बात करूं तो महिला में भी आपका कितने, देखिए आपके महिला में भी 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ आपकी महिलाएं हो जाएंगी, 3 करोड़ बूढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये टोटल पूरा कैलकुलेशन निकल कर आते हैं, जो कि 25 करोड़ की आबादी को पूर्ण करते हैं। और उसी को क्या कहते हैं भैया, लोगों का वर्णन करना, यानी जनसांख्यिकीय समाज की संरचना। तो चलिए हम देख लेते हैं इन चैप्टर के बारे में। जो ये चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताऊंगा और आपको थोड़ा समझाने का भी प्रयत्न करूँगा। देखिए
जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या है जनसांख्यिकीय का अर्थ क्या है। तो देखिए जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन ही जनसांख्यिकीय कहलाता है, यानी सुव्यवस्थित अध्ययन करना। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वहाँ पर जाकर पूरा अध्ययन करना है कि कौन भैया क्या करता है, ठीक है, कौन सा व्यवसाय करता है, कौन सा कार्य करता है, ठीक है, कौन से अमीर है, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन किसान है, कौन है, यानी सबके बारे में आपको सुव्यवस्थित अध्ययन करना जनसांख्यिकीय कहलाता है। इसे जनसांख्यिकी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तो छोटा सा इसका परिभाषा हो गया जनसांख्यिकीय का, इतना आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं जो आपका जनसांख्यिकीय है, इसका प्रकार क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। देखिए जनसांख्यिकीय का अनेक प्रकार की होती है, जिसमें मुख्यतः दो इस प्रकार है। क्या है, जिसमें मुख्यतः क्या है, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें बताया गया है। एक आपका आक्रामिक, क्या है, आक्रिक जनसांख्यिकीय, जिसका अर्थ मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। मान लीजिए कि आपका लघु में पूछ लिया गया, तब इसके बारे में आपको थोड़ा आंसर देना पड़ेगा। आक्रिक जनसांख्यिकीय क्या होता है कि इसके अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या के आकार अर्थात मात्रा का अध्ययन किया जाता है कि कितने मात्रा में वहाँ पर जनसंख्या है। कभी कभी इसके माध्यम से जनसंख्या परिवर्तन के संगठनों का विश्लेषण का मापन किया जाता है। ये आपका आक्रिक जनसांख्यिकीय हो गया। उसके बाद में सामाजिक जनसांख्यिकीय क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए कि इसके अंतर्गत बेसिकली होता क्या है कि जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। ठीक है, विचार किया जाता है। साथ ही इससे जनसंख्या की संरचनाओं एवं परिवर्तनों के व्यापक कारणों, ठीक है, व्यापक कारणों तथा परिणामों के संबंध में जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए सामाजिक जनसांख्यिकीविदों के अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं, ठीक है, प्रक्रियाओं संरचनाओं जनसांख्यिकीय प्रक्रिया का नियमित करती है। तो ये आपका हो गया सामाजिक जनसांख्यिकीय। तो ये दोनों इसका जनसांख्यिकीय का प्रकार, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अब इसमें कुछ पॉइंट भी मिल जाएंगे, जैसे जनगणना की शुरुआत कब हुई। अब इसके बारे में बताना होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी है आपका सब्जेक्ट का नाम, क्या है, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी यानी समाज के बारे में ही अध्ययन करेगा ना। तो देखिए जनगणना की शुरुआत कब हुई, 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मानी जाने वाली आधुनिक तरीके की जनगणना, या मानी जाने वाली जो आधुनिक तरीके की जनगणना की शुरुआत, यहाँ पर देखिए जनगणना की जो शुरुआत कब हुई, इसके बारे में जान लेते हैं। शुरुआत सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में अमेरिका से हुई। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, मैंने काफ़ी बार बताए हैं कि सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में अमेरिका से हुई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में, ठीक है भैया, 19वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्षों में यूरोप ने भी इस पद्धति को अपनाया। ठीक है, यूरोप में भी पहले क्या होता था, ये अमेरिका में ही जनगणना को भी महत्व दिया जाता था, लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई, इससे क्या है, प्रारंभिक वर्षों में यूरोप में भी इस पद्धति को अपनाया जाने लगा और वहाँ पर भी क्या भैया जनगणना को शुरू कर दिया गया। अब इसमें और भी पॉइंट हैं, देखिए पॉइंट के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको ज़्यादा ईजी से समझ में आ गया, यानी सारे जो आपके टॉपिक हैं दिमाग में आपकी फीड हो जाएंगे। देखिए ऐसे ही आप लोगों का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई, अति लघु उत्तरीय में ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसी तरीके से बताना पड़ेगा। पॉइंट है कि भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में 1867 से 72 ईस्वी के मध्य आरंभ हुई। 1881 ईस्वी से भारत में नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर, यानी क्या है, प्रत्येक जो 10 वर्ष है इस पर शुरुआत हुई। तब से लेकर 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष पर ये जनगणना कार्य नियमित रूप से संचालित किया जाता रहा है। ठीक है, अब आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में खासकर जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, समाज शास्त्र में क्वेश्चन आएगा कि भारत में हर वर्ष कब जनगणना किया जाता है। तो याद रखिएगा 10 वर्ष में एक बार भारत में जनगणना हुआ था, 2011 में जनगणना हुआ, उसके बाद में क्या है 2022 में आपका जनगणना हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी के आधार पर ये जनगणना नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इसकी शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में 1867 से 1872 ईस्वी के मध्य आरंभ हुई, जो कि 1881 ईस्वी से, यहाँ पर देखिए भारत के नियमित जनगणना प्रत्येक 10 पर होता है। 1861 ईस्वी में भारत में भी ये जनगणना होने लगी।
ठीक है, ये भी आपका हो गया टॉपिक। अब देखिए इसमें जो हेडिंग्स आते हैं, ये हेडिंग है जो मैंने आपको हेडिंग बताए थे जनगणना की शुरुआत, ये हेडिंग्स कहलाते हैं प्यारे स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है हेडिंग कि देखिए हेडिंग ये पूछा गया है कि जनसांख्यिकीय संबंधी सिद्धांत एवं संकल्पना के बारे में बताइए। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या बताना है, इसका पूरा संकल्पना के बारे में बताना है। अब यहाँ पर देखिए टॉपिक इसमें यानी कि पॉइंट के थ्रू पूछा गया है। ठीक है, ये देखिए जनसांख्यिकीय स्वयं में एक जो जनसांख्यिकीय है स्वयं में क्या है, एक व्यवस्थित विज्ञान है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है भैया वर्णन करना, लोगों का वर्णन करना जहाँ पर लोग रहते हैं। मान लीजिए कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, ठीक है, जो पर यूपी की जो राजधानी है, ठीक है, यूपी का राजधानी जैसे कि दिल्ली की, भारत की राजधानी नई दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पर लखनऊ। तो लखनऊ में मान लीजिए कि मैं रहता, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक कोई नियम लाया गया, तो वहाँ पर सबके लिए नियम लाया जाएगा ना। तो उसका स्वव्यवस्थित विज्ञान है, उसका ग्रहण करना, उसका वर्णन करना, ये स्वव्यवस्थित विज्ञान है जो कि जनसांख्यिकी है, जिसमें जनसंख्या का बहुपक्षीय अध्ययन किया जाता है। इसके लिए जनसंख्या संबंधी विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं तथा अनेक संकल्पनाएं निर्धारित की गई हैं। जो उसके लिए क्या है भैया, अनेक संकल्पनाएं भी क्या है, निर्धारित की गई है। ये आपको समझ में आ गया। अगला जो हमारा हेडिंग है कि माल्थस जनसंख्या संबंधी मुख्य सिद्धांत बताइए। जियोग्राफी में भी आपका भैया ज़्यादातर क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, जो जियोग्राफी के हमारे स्टूडेंट हैं उनमें भी ये आपके टॉपिक्स आते हैं। तो माल्थस का जनसंख्या संबंधी का मुख्य सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं इस हेडिंग्स के में। देखिए माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत, माल्थस के सिद्धांत की आलोचना, सैडलर का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलतम तथा आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत में ये कहलाता है, जो कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है। यहाँ पर मैंने आपको बाकायदा पूरा समझा दिया है कि ये भैया क्या होता है, जो कि सैडलर के द्वारा, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सैडलर का भी जनसंख्या सिद्धांत आपका बताता है, माल्थस का भी जनसंख्या सिद्धांत, यानी काफ़ी सारे जनसंख्या सिद्धांत इसमें है जो कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत में शामिल होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अगली चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगला चीज़ क्या है हमारा, ये देखिए क्या है, सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक। ठीक है, सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है, कि जनसांख्यिकीय अध्ययनों तथा विश्लेषण के लिए अनेक संकल्पनाएं निर्धारित की गई हैं। जो अनेक संकल्पनाएं हैं ये क्या है, निर्धारित की गई हैं। जैसे सबसे पहला है जन्म दर, दूसरा आपका आ जाएगा मृत्यु दर, तीसरा प्रजनन दर, चौथा आपका प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या समवृद्धि दर। ठीक है, ये आपका चौथे में आ जाएगा। पांचवा आपका आ जाएगा शिशु मृत्यु दर, 6 आपका मातृ मृत्यु दर, और 7वां आपका आयु संभाविता, ये आपका हो जाएगा। 8 नंबर है स्त्री पुरुष अनुपात। ठीक है, स्त्री पुरुष अनुपात हो गया। और 9 नंबर है जनसंख्या की आयु संरचना, 10 नंबर है परिचितता अनुपात। ठीक है, तो ये सब जो सामान्य संकल्पनाएं और संकेतक हैं इनके बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कि आपका दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न पूछा गया, तब आपके इनके बारे में यानी इनके बारे में आपको डिटेल बताना पड़ेगा। जो हमने इसके बारे में बताया ना, संकल्पनाएं, विश्लेषण, अनेक संकल्पनाएं निर्धारित की गई, तो इस तरह से जैसे जन्म दर के बारे में बात किया जाए कि जन्म दर से आशय निर्धारित अवधि में जो सामान्यता 1 वर्ष की होती है के दौरान 1000 व्यक्तियों के जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या से है। ठीक है, ये जन्म दर आपका कहलाता है। मृत्यु दर में भी यही होता है कि भैया मृत्यु दर से आशय किसी क्षेत्र की विशेष एक निर्धारित अवधि जो कि क्या है 1 वर्ष में होती है और दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या से होती है, यानी 1000 में इसका अपोजिट, ये अपोजिट आपका हो जाता है। ठीक है, दोनों का जन्म दर मृत्यु दर। तीसरा देखिए प्रजनन दर, ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं की संख्या के पीछे बच्चों को जन्म देने वाली संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में यानी छोटा छोटा आपको इसका आंसर देना होगा कि ये इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा।
इसके आंसर के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन ये टॉपिक है, ठीक है, इसको बारे में आप समझिए। मैंने छोटा छोटा आपके 10 टॉपिक्स को बताए हैं, यानी हेडिंग्स को बताए हैं। इस हेडिंग्स के बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तब आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ये टॉपिक है तो आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए अगला आ गया कि भारत की जनसंख्या का आधार एवं समृद्धि क्या है। ठीक है, जनसंख्या का आधार एवं समृद्धि के बारे में भी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी सोशियोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमारा देश आबादी के मामले में, देखिए हमारा देश जो है आबादी के मामले में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, दूसरा स्थान क्या है रखता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, कब हुआ था भैया, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी। ठीक है, तथा उसके बाद निरंतर वृद्धि हो रही है। भारतीय जनसंख्या की वृद्धि के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस दर से मृत्यु दर कम हुई है, उसी दर से जन्म दर में कमी नहीं आई है। ठीक है, यानी मृत्यु दर में क्या है, कम हुई है, जिस तरह से जन्म दर में कमी नहीं, यानी जन्म दर बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर कम हो रहा है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या का आधार एवं समृद्ध है, जो कि इसका छोटा सा परिभाषा था। ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसके चलिए हेडिंग्स को भी हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। ठीक है, हमें अत्यधिक जो जनसंख्या है इसके वृद्धि का कारण बताना है। तो देखिए भारत में जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न है, यानी जो प्रमुख कारण बताए गए हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहला है विवाह की अनिवार्यता। ठीक है, विवाह की अनिवार्यता इसमें सबसे ज़्यादा है, जो कि इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण है। ठीक है, विवाह की अनिवार्यता। दूसरा है संयुक्त परिवार प्रणाली की भूमिका। ठीक है, तीसरा है कम आयु में विवाह। ठीक है, ये कम आयु में विवाह। चौथा है पारिवारिक मान्यता, ये समझ में आ गया। पांचवा है पुत्र प्राप्ति की कामना। और आपका 6 नंबर है जलवायु कारण, यानी जलवायु कारण। और 7वां है मृत्यु दर में कमी। और 8 है गर्भ निरोधक सुविधाओं की कमी आदि। ये क्या है भैया, भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अब इसमें जैसा कि मैंने बताया था आपको, मान लीजिए कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है तब आपको देना हो जाए। जैसे विवाह की अनिवार्यता में बात किया जाए कि भारतीय समाज में एक धर्म प्रधान समाज है। जो भारतीय समाज है ये क्या है भैया, धर्म प्रधान क्या है भैया, समाज है। ठीक है, समाज है, इसमें आप देख सकते हैं समाज है। ठीक है, धार्मिक विश्वासों तथा संस्कारों के कारण ही सभी स्त्रियों पुरुषों के लिए विवाह की अनिवार्य माना जाता है। यानी धार्मिक, ठीक है, रीति रिवाजों और धार्मिक जो भी सारी चीज़ें विश्वास और इससे रिलेटेड ही विवाह की अनिवार्यता को माना जाता है। समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड आपको सारे चीज़ों के बारे में बताना रहेगा। ये आपको समझ में आ गया, मैंने बताया हुआ है आपको कैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगला आपका जो टॉपिक पूछा गया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम या प्रभाव बताइए, यानी दुष्परिणाम इससे क्या हानिकारक है, इसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, इसके बारे में बताना है। अब यहाँ पर देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के निम्न दुष्परिणाम हैं, यानी क्या भैया, निम्न दुष्परिणाम बताए गए हैं। सबसे पहला आपका निर्धनता आ जाता है। दूसरा बेरोजगारी। तीसरा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। ठीक है, चौथा भ्रष्टाचार में वृद्धि। पांचवा आपका अपराधों में वृद्धि। ये आपके क्या है 5 प्रकार के मैंने आपको बता दिए, जो कि क्या है भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम है। अब जैसे निर्धनता की बात किया जाए कि जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप, ठीक है, निर्धनता में वृद्धि हुई है क्योंकि उसी अनुपात से आय में वृद्धि नहीं हो पा रही है। मान लीजिए कि भैया यूपी का आपको जानते होंगे कि जनसंख्या के मामले में जो हमारा उत्तर प्रदेश है सबसे आगे है। फर्स्ट नंबर पे हमारा यूपी है पूरे भारत में, जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य। लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं केवल यूपी में, यानी हमारे उत्तर प्रदेश में 142 करोड़ जनसंख्या है प्रेजेंट टाइम में, जिसमें से भैया 25 करोड़ से केवल हमारा यूपी छकाए रखा है। बाकी का 28 में से जो कि 27 राज्यों का आप अलग जोड़ लीजिए। ठीक है, अब बेरोजगारी की बात की जाए तो कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है, क्योंकि लोगों का पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। आप लोग देखते होंगे भैया काफ़ी जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। इसमें भी भैया स्वास्थ्य सेवाओं की जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में कमी तथा कुपोषण की समस्या में वृद्धि हो रही है। ये भी भैया सबसे बड़ा कारण है। भ्रष्टाचार की भी वृद्धि हो रही है।
भ्रष्टाचार में आपका बात किया जाए कि भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी भी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, क्योंकि व्यक्ति अवैध तरीके से धन अर्जन करने लगा है, जिससे कि वो परिवार की आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति कर सके। ठीक है, यानी भ्रष्टाचार में यानी मान लीजिए चोरी चमराई करने लगा है। ठीक है, चोरी करने लगा है, जिससे भैया परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कर सके। अपराधों में वृद्धि, देखिए जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप निर्धनता व बेरोजगारी में हुई वृद्धि ने अपराध का बढ़ावा दिया। भैया अपराध भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, कोई अपराध भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, जनसंख्या वृद्धि से काफ़ी दुष्परिणाम इसके उत्पन्न हुए, जो कि 5 प्रकार के मैंने परिणाम बताए। इतना आप लोग स्टूडेंट एग्जामिनर को समझा देंगे तो भैया आपका बल्ले बल्ले है। आई होप कि मैं बस समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए भारतीय समाज की आयु संरचना क्या है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि इसकी आयु संरचना क्या है। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जनसंख्या की आयु संरचना का ज्ञान आवश्यक है यदि भारतीय जनसंख्या का विश्लेषण, ठीक है, किया जाए तो स्पष्ट होता है कि भारतीय जनसंख्या अपने आप में युवा है। ठीक है, भारतीय जो जनसंख्या है अपने आप में क्या है स्टूडेंट, ये युवा है। और ये जो आपका जनसंख्या आयु संरचना के बारे में बताया गया है, ये बहुत बड़ा आपका आ जाता है। यानी परिभाषा की मैं बात करूँ स्टूडेंट तो बहुत बड़े में आपका परिभाषा हो जाएगा, लेकिन इतने बड़े में तो मुझे परिभाषा को नहीं देना है। ठीक है, तो इसीलिए छोटे छोटे शब्दों में प्यारा प्यारा से अक्षरों में आप भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना है। अब इसमें देखिए, इसमें आपके हेडिंग्स या टॉपिक कह लीजिए लिंगानुपात आ जाता है। लिंगानुपात क्या होता है इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए जनसंख्या के व्यवस्थित अध्ययन एवं विश्लेषण हेतु संबंधित क्षेत्र या देश में स्त्री पुरुष अनुपात की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, जानकारी क्या है, आवश्यक है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में भारतीय जनसंख्या में, ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय जो जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जनसंख्या या स्त्रियों की संख्या क्या है, कम हुई है। अब यहाँ पर आप थोड़ा लिंगानुपात को समझेंगे। जो हमारे जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं उनको मैंने डीपली समझाया है कि लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जो कि मैंने चैप्टर 2 का, उसमें जियोग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, उसमें भी आपका कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर आपके पूछे गए थे। तो इसमें जो लिंगानुपात में बताया गया कि स्त्री पुरुष अनुपात की जानकारी आवश्यक है। विश्लेषण से क्या है, स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में जो भारतीय जनसंख्या है इसमें जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। यानी भैया पुरुष ज़्यादा हैं, 1000 पुरुष पर 2011 की जनगणना के अनुसार 942 स्त्रियां बची हैं। ठीक है, 1000 पुरुष पर, तो सोच सकते हैं कितना कम है। अब देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा आ गया प्यारे विद्यार्थी टॉपिक, लिंगानुपात में गिरावट के कारण। ठीक है, मैंने लिंगानुपात के बारे में बताया, ये इसका हेडिंग है लिंगानुपात का, ये हेडिंग है इसका प्यारे विद्यार्थी। अब देखिए लिंगानुपात में गिरावट के कारण क्या है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, कुछ पॉइंट के थ्रू देखिए। जनसांख्यिकी विदों और समाजशास्त्रियों ने भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट के कई कारण बताए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है मातृत्व मृत्यु दर में कमी। अब इसमें क्या है, स्त्रियों का गर्भधारण करना तथा बच्चे उत्पन्न करना स्वास्थ्य संबंधी ऐसे मुख्य कारण हैं। ठीक है भैया, स्वास्थ्य संबंधी ऐसे मुख्य कारण हैं जो पुरुषों के स्थान पर केवल स्त्रियों को ही प्रभावित करते हैं। ठीक है भैया, प्रभावित करते हैं। इससे मातृत्व मृत्यु दर में वृद्धि से स्त्रियों की संख्या में कमी आती है। किंतु इस संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि विकास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप मातृत्व मृत्यु दर काफ़ी कम हुई है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है भेदभावपूर्ण व्यवहार, यानी बाल स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट है। ठीक है, समग्र अनुपातों के मुकाबले तेजी में आई है। इसीलिए समाज जो विज्ञानों के अनुसार इस गिरावट का कारण बालिका शिशुओं अर्थात बच्चों के प्रति भेदभाव व्यवहार में खोजना होगा, ये इसमें बताया गया है। तीसरा है भ्रूण हत्या आदि। अब देखिए भ्रूण हत्या क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। भ्रूण हत्या होता है सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भैया अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड के बारे में ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं। देखिए तकनीकी जो मूलतः भ्रूण जनांकिकी यानी जनांकिक या अन्य विकारों का पता लगाने के लिए विकसित हो गई है। यानी कोई भी हड्डी वगैरह टूटी है तो वो क्या है एक्सरे में, जिसको क्या कहते हैं अल्ट्रासाउंड में आपका पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड
अब ये तकनीकी अल्ट्रासाउंड भ्रूण के लिंग को पता लगाने और चयनात्मक आधार पर कन्या भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट कर देने का उपयोग करते हैं। भैया गर्भ में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि भैया बालिका या बालिका होगी तो उसको गर्भ में ही क्या है नष्ट कर दिया जाता है। तो ये लिंगानुपात में गिरावट के कारण के परिणाम है। अब अगला हम देख लेते हैं साक्षरता। ठीक है, देखिए जैसे लिंगानुपात के बारे में बताया, साक्षरता के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि साक्षरता बेसिकली होता क्या है। देखिए साक्षरता के बारे में आप जान लीजिए कि जब भी जनसांख्यिकीय तथ्यों की, देखिए जब भी जनसांख्यिकीय तथ्यों के विश्लेषण होता है तो निश्चित रूप से साक्षरता की दर पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, इस पर भी क्या ध्यान केंद्रित किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74% है। ठीक है, कितने हैं? 74% हैं, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.1% तथा महिला साक्षरता 65.4% है। ठीक है, ये साक्षरता दर की भी मैं बात कर रहा हूँ कि कितने साक्षरता दर हैं, पुरुष की कितने साक्षरता दर हैं और महिला की कितने साक्षरता दर हैं और कब है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर है 74% है। ठीक है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.1% तथा महिला की 65.4% है। ये साक्षरता दर की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत की जनसंख्या नीति क्या है। ठीक है, भारत की जनसंख्या नीति भी इसमें कुछ होगी तो इसके बारे में भी चलिए हम बात कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले इसके बारे में परिभाषा थोड़ा देख लेते हैं, छोटा सा परिभाषा देखेंगे। भारत में वर्ष 1952 में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। ऐसी घोषणा तथा नीति बनाने वाले भारत विश्व का पहला देश बन गया। भैया ऐसा जो 1952 में जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी और ऐसी घोषणा करने वाला भैया हमारा जो इंडिया है, भारत विश्व का पहला देश बन गया था। इसमें कुछ पॉइंट हैं, देखिए जैसे 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा निःशुल्क देना। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जन सामान्य की जागरूकता बढ़ाना। ये जनसंख्या नीति थी जो भैया जनसंख्या नीति को कम करेगा। 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा निःशुल्क, जो कि सरकारी स्कूल है आप लोगों को पता होगा, जिसमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और जनसंख्या तथा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे के बारे में जन सामान्य की जागरूकता बढ़ाना, ये भी भारत की जनसंख्या नीति में शामिल होते हैं। ठीक है, जनसंख्या नीति में मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि दर में धीमा करना, ये जनसंख्या नीति है। प्रारंभिक उद्देश्य जन नियंत्रण के विभिन्न उपायों का माध्यम बताना, फिर लोगों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, जन स्वास्थ्य के मानक स्तरों को सुधार करना, ये भारत में जनसंख्या नीति का एक अर्थ है। ठीक है, जनसंख्या नीति क्या होता है ये इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो इसमें टोटल मैंने काफ़ी सारे टॉपिक स्टूडेंट आप लोगों को बता दिया है, जो कि मैंने कितने सारे टॉपिक बताए। देखिए जनसंख्या की नीति क्या है, साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, भारतीय जनसंख्या की संरचना क्या है, और भारत में जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, भारत में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। उसके बाद में देखिए आपके समाजशास्त्र में सबसे बड़ा चैप्टर यही है, भारत की जनसंख्या का आधार एवं समृद्ध। ठीक है, जनसंख्यिकी संबंधी सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत और जनगणना की शुरुआत, जनसंख्यिकी का प्रकार और जनसांख्यिकीय का अर्थ क्या है। यानी पूरे चैप्टर के बाद जो है डिटेल से समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत ही वीडियो लंबा है और ये जो चैप्टर है ये भी बहुत लंबा है, तो इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आई होप कि वीडियो पसंद आए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।